एथिक्स के गागर्स और सागर वाले प्रश्न की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा और इसके साथ ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इवन उत्तर प्रदेश में भी आपसे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। आरएएस के 2 मार्कर, एमपीपीएससी में आपसे 15 प्रश्न ऐसे लिखवाए जाते हैं जो 2 या 3 पंक्तियों में हो, और इसी तरह से उत्तराखंड पीसीएस में भी एथिक्स के परिचय सहित पूरे सामान्य अध्ययन में छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें आपको दो तीन अवधारणाओं के बीच अंतर बताना होता है, और उसमें कई पर, जैसे 8 अंक का प्रश्न है और उसमें अगर आपको 3 पर अंतर बताना है तो इसका मतलब कि वह प्रश्न भी कुल मिलाकर 40-40, 50-50 शब्द में आपको लिखना है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में एक चुनौती ये होती है कि आपको बिल्कुल सटीक लिखना होता है, और दूसरी चुनौती ये होती है कि आपके तथ्यात्मक जानकारी की भी कई बार परख होती है, और कई बार तो प्रश्न में आपसे एप्लीकेशन को भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पर मैं आपसे इस चीज को ध्यान में रखते हुए 20 प्रश्नों को एथिक्स से जुड़े हुए पहले टॉपिक के, आरएएस के पहले टॉपिक के, नीतिशास्त्र और मानवीय मूल्य के पहले टॉपिक के 20 प्रश्नों की चर्चा इस कक्षा में करूंगा। इसमें जो पहला जो प्रश्न है वह प्रश्न यहाँ, या पहला जो प्रश्न है उस प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो क्या है, एथिक्स का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जब आप किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो उस विषय की उत्पत्ति के आधार पर उसके स्वरूप के बारे में आप पढ़ते हैं। एथिक्स का जो शाब्दिक अर्थ है, तो एथिक्स जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के शब्द एथिका से बना है, और एथिका जो है वह शब्द जो है ईथोज से निकला है, और ईथोज जो है वह रीत रिवाज के लिए प्रयोग होता है। इसलिए एथिक्स का शाब्दिक अर्थ रीत रिवाज का विज्ञान होगा। अर्थात एथिक्स का अगर हम एक विषय के रूप में शाब्दिक अर्थ करेंगे तो एथिक्स जो है वह रीत रिवाज के, सामाजिक परंपराओं के विज्ञान के रूप में, या हम कह सकते हैं कि साइंस ऑफ कस्टम्स और ईथोस के रूप में कह सामने आएगी। तो यहां पर पहला एथिक्स का शाब्दिक अर्थ रीत रिवाज का विज्ञान होता है। साइंस ऑफ कस्टम्स और ईथोस, यह क्या है, एथिक्स का शाब्दिक क्या है, अर्थ है। दूसरी बात, यहां पर दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। एथिक्स शब्द की जो व्युत्पत्ति है वह व्युत्पत्ति किस भाषा के शब्द से क्या है, हुई है। तो एथिक्स शब्द की व्युत्पत्ति से जुड़ी हुई बात मैंने पहले ही आपको बता दी कि दरअसल पुरानी जो उत्पत्तियां हुई हैं वो या तो लैटिन भाषा के शब्द से हुई हैं या फिर ग्रीक भाषा के शब्द से क्या हुई हैं। तो यहां पर जो एथिक्स शब्द है, जब आप मोरस शब्द की बात करते तो मोरस शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, लेकिन जो ईथोस या जो एथिका शब्द है, यह शब्द जो है यह ग्रीक भाषा का क्या है, शब्द है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा कि एथिक्स शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी या ग्रीक भाषा के शब्द एथिका से हुई है, जो उसी भाषा के शब्द ईथोज से व्युत्पन्न है। ईथोज का मैंने मतलब बताया कि परंपरा, रीत रिवाज के संदर्भ में, जैसे हम लोग कहते हैं कि फैमिली ईथोज थे, कम्युनिटी ईथोज थे, तो ईथोज जो शब्द है वह इससे, इसीलिए कई बार हम कहते हैं एथनिक ड्रेस। तो एथनिक ड्रेस में हम यहाँ पर उसको हम मानते हैं कि मॉडर्न ड्रेसेस से जो भिन्न है। तो एथिक्स शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी या ग्रीक भाषा के शब्द एथिका से हुई है, जो उसी भाषा के शब्द ईथोज से क्या है, व्युत्पन्न है। ईथोज का क्या अर्थ होता है, अगर ये पूछा जाए कि ईथोज से क्या हम समझते हैं, तो
इथोज जो शब्द होता है उसका मतलब होता है, मैंने आपसे कहा, रीति रिवाज। और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इथोस का अर्थ है रीति, प्रचलन या आदत। रीति रिवाज या रीति रिवाज क्या है? रीति रिवाज केवल कर्म करने के अभ्यास से उत्पन्न तरीके ही नहीं होते। दरअसल रीति रिवाजों की यह भी विशेषता होती है कि समाज द्वारा अनुमोदित होते हैं। तो जब आपको 2 मार्कर में लिखना होगा कि इथोस का अर्थ रीति, प्रचलन या आदत होता है। रीति रिवाज कर्म करने के अभ्युदय, कर्म करने के अभ्यासजन्य विधियां मात्र नहीं होती, वे समाज के द्वारा अनुमोदित भी होती हैं। एक और यहां पर प्रश्न है जो इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या एथिक्स को रीति रिवाज का विज्ञान माना जा सकता है? अगर किसी विषय की मूल उत्पत्ति जिस शब्द से हुई है, तो क्या कोई विषय उसी स्वरूप या उससे बिल्कुल हमेशा जुड़ा रहेगा? या हम यहां पर यह कहेंगे कि क्या जो एथिक्स एक सब्जेक्ट है, एथिक्स सब्जेक्ट जो है, एथिक्स की जो प्रकृति है, एथिक्स का जो नेचर है, वह एथिक्स का जो नेचर है वह नेचर क्या है? तो एथिक्स का जो नेचर है वह ओरिजिन के संदर्भ में अगर हम लोग देखें और एथिक्स का उसके डेवलपमेंट के संदर्भ में देखें, उसके विकास के संदर्भ में देखें, क्योंकि किसी भी चीज को स्थिर परिप्रेक्ष्य में ही नहीं देखना चाहिए, स्टैटिक पर्सपेक्टिव से ही नहीं देखना चाहिए। तो अगर हम एथिक्स के नेचर की व्याख्या हम इससे करें कि चूंकि एथिक्स शब्द की उत्पत्ति इथोज से हुई है और वह सामाजिक रीति रिवाज या सामाजिक रीति रिवाज का पर आधारित विज्ञान है, तो दरअसल ये बात सही नहीं होगी। एथिक्स जो है अपने डेवलपमेंट में सामाजिकता के बाहर की भी बहुत सारी चीजों को क्या है, बहुत सारी चीजों को अपने भीतर शामिल करता है, अपने भीतर समेटता है। जैसे मैं एक बहुत समकालीन उदाहरण देना चाहूंगा कि आज एथिक्स में इन्वायरमेंटल एथिक्स भी पढ़ते हैं और इन्वायरमेंटल एथिक्स के अंतर्गत पशु कल्याण और पशु अधिकार की भी धारणा को पढ़ते हैं। हम बायो एथिक्स भी पढ़ते हैं। तो जब हम पशु कल्याण और पशु अधिकार की जो अवधारणा है, अगर हम पर्यावरणीय नीति शास्त्र में पढ़ते हैं तो पर्यावरणीय नीति शास्त्र केवल मानव समाज तक तो सीमित नहीं रहा। इसका मतलब कि एथिक्स को अगर केवल हम रीति रिवाज का विज्ञान कहेंगे तो हम इसको ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच से ही देखेंगे। इसीलिए हम यहां पर उत्तर देंगे कि क्या एथिक्स को रीति रिवाज का विज्ञान माना जा सकता है? नहीं, एथिक्स को केवल रीति रिवाज का विज्ञान नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि एथिक्स केवल मानव समाज के रीति रिवाजों तक ही सीमित नहीं है। एथिक्स अपने विकास में बायो एथिक्स, इन्वायरमेंटल एथिक्स जैसे विषयों को भी अपने अप्लाइड एथिक्स के पार्ट में शामिल कर चुका है। और जिस विषय में आप पशु कल्याण, पशु अधिकार जैसी चीजों को आप पढ़ते हैं, वह केवल मानव समाज में जो रीति रिवाज होते हैं उस रीति रिवाज के विज्ञान के रूप में क्या है, नहीं माना जा सकता। तो क्या एथिक्स को रीति रिवाज का विज्ञान माना जा सकता है? आपका यहां पर उत्तर होगा कि एथिक्स को आज अपने विकसित रूप में रीति रिवाज का विज्ञान जो है वह क्या है, नहीं माना जा सकता। साइंस ऑफ कस्टम्स जो है वह क्या है, नहीं माना जा सकता। फिर हम लोग अगले प्रश्न को लेते हैं। यहां पर अगला प्रश्न है कि एथिक्स को रीति रिवाज का विज्ञान क्यों नहीं माना जा सकता? एथिक्स को रीति रिवाज का विज्ञान इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि वह केवल इसी तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने विकास में वह मानव व्यवहार ही नहीं, बल्कि वह क्या है, पर्यावरण, पशु, इन सब के अच्छाई और बुराई का भी विज्ञान है। लेकिन उसका पहला कारण यह है कि एथिक्स को रीति रिवाज का विज्ञान इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह सामाजिक परंपराओं और रीति रिवाज से ही, वह रीति रिवाज अब यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि एथिक्स को रीति रिवाज का विज्ञान क्यों नहीं माना जा सकता। एथिक्स अपने उद्गम से सामाजिक परंपराओं और रीति रिवाज से भले ही संबद्ध है,
किंतु अपने विकास में वह मानव व्यवहार की अच्छाई और बुराई का विज्ञान है। और इसमें हम वो बात भी जोड़ सकते हैं, वो रीजन भी हम दे सकते हैं जो मैंने आपको पीछे बताया। लेकिन इसके साथ ही जब हम सामाजिकता की बात करते हैं या परंपरा की बात करते हैं तो कोई विषय परंपरा या रीति रिवाज तक ही सीमित नहीं है, वह मानव व्यवहार की अच्छाई और बुराई का भी क्या है, विज्ञान है। फिर एथिक्स का दूसरा नाम क्या है? एथिक्स का दूसरा नाम मोरल फिलॉसफी है। और मोरल फिलॉसफी नाम से जुड़े होने के कारण यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में क्या है, देखा जाता है। तो इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे कि एथिक्स को मोरल फिलॉसफी भी कहा जाता है, नैतिक दर्शन भी कहा जाता है, और मोरल फिलॉसफी नाम से या फिलॉसफी की एक ब्रांच दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में क्या है, देखा जाता है। मॉरल जो शब्द है वह किस भाषा के शब्द से उत्पन्न है? तो मॉरल जो शब्द है वह लैटिन भाषा के शब्द मोरस से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ रीत रिवाज होता है, जिसका अर्थ जो होता है वो कस्टम्स क्या होता है। सातवां हुआ। फिर इसके साथ ही आठवां, मोरलिटी या आचार से आप क्या समझते हैं? मोरलिटी या आचार। अब यहां पर चूंकि आप एथिक्स है और एथिक्स से मोरलिटी जुड़ी हुई है या मोरलिटी एथिक्स के भीतर आती है, तो आपसे मोरलिटी पर भी छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे 2 लाइन में, अगर आपसे 15 शब्द में यह सवाल पूछा जाता है कि आप मोरलिटी से क्या समझते हैं, तो सबसे पहली बात तो है कि मोरलिटी किसी सब्जेक्ट का नाम नहीं है। मोरलिटी जो है वह एक सामाजिक प्रणाली का, सोशल सिस्टम का नाम है जो हमारे आचरण को या मनुष्य के आचरण को रेगुलेट करती है। और इसको आप ऐसे समझें कि जैसे हम लोग समाज में देखें या व्यक्ति के बारे में बात करें, तो जो व्यक्ति के आचरण होते हैं या व्यक्ति का जो कार्य होता है, तो व्यक्ति के आचरण का जो नियमन है वह समाज की कई संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। जैसे कानून भी हमारे आचरण का नियमन करता है, लेकिन कानून हमारे आचरण का नियमन बाहर से करता है। इसी तरह से धर्म हमारे आचरण का नियमन जो है वह किसी अलौकिक चीज में आस्था के आधार पर करता है, किसी अलौकिक विषय में आस्था के आधार पर करता है। लेकिन जो नैतिकता है यह हमारे आचरण का, नैतिकता, मोरलिटी, आचार, यह हमारे आचरण का जो नियमन है वह आचरण का नियमन सामाजिकरण के द्वारा, सीखे गए मूल्यों के द्वारा, सोशलाइजेशन और इंटरलाइजेशन 2 प्रोसेस चलता है उसके द्वारा। तो नैतिकता हमारे आचरण का नियमन करती है। इसमें हम लोगों से कुछ बातें सीखते हैं और सीख कर अपने आचरण में उसको लाते हैं। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर मोरलिटी को परिभाषित करना होगा तो मोरलिटी एक सामाजिक प्रणाली है। मोरलिटी इज ए सोशल सिस्टम ऑफ रेगुलेशन। इसमें व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के संबंधों का नियमन किया जाता है। जब आप छोटे प्रश्न लिखते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट बात लिखनी होगी, बिल्कुल एकदम कोर बात क्या लिखनी होगी। कहीं भी आप इधर उधर की बातें, या जैसे पानी में जब हम साबुन घोलते हैं तो कई बार झाग पैदा हो जाता है, तो हम क्या है झाग वाली बातें क्या है नहीं कर सकते। तो मोरलिटी या आचार से आप क्या समझते हैं? यहां पर क्या है, मोरलिटी एक सोशल सिस्टम है। इसमें यह क्या है, व्यक्तियों के समूह के संबंधों का जो नियमन है वह नियमन इसमें क्या है किया जाता है। अब यहां पर जैसे हम लोग यहां देखिए एक विषय है कि एथिक्स शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई, एथिक्स से जुड़ा हुआ जो मोरलिटी शब्द है वह किस भाषा का शब्द है और क्या उसका आशय होता है, क्या उससे हम अर्थ निकालते हैं। फिर इसके साथ ही मोरलिटी है क्या, ये आपने समझा। अब यहां पर है कि मोरलिटी और लॉ के बीच में क्या फर्क होता है। मोरलिटी और लॉ के बीच में, कानून के बीच में क्या फर्क होता है? तो सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि लॉ जब हम वायलेट करते हैं
तो या तो हमें जुर्माने का सामना करना पड़ता है या दंड का। मोरलिटी में क्या होगा कि अगर हमने कुछ नियमों को तोड़ा तो या तो मेरी जो अंतश्चेतना है वो मुझे धिक्कारेगी या सामाजिक रोष का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कानून की तरह कानून तोड़ने पर मुझे किसी दंड का भागी या जुर्माने का भागी नहीं बनना पड़ेगा। तो मोरलिटी और आचार के संदर्भ में अंतर है। लेकिन सबसे पहले क्या है, हम ये देखेंगे कि मोरलिटी और इसके साथ ही कानून में क्या समानता होती है। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि मोरलिटी और कानून में क्या समानता है। तो हम लोग यहां पर समानता ये कहेंगे कि मोरलिटी और लॉ जो है दोनों क्या है, रेगुलेट करते हैं। किसको रेगुलेट करते हैं? दोनों रेगुलेशन के सिस्टम हैं। कैसे सिस्टम हैं? सोशल सिस्टम है। तो सोशल सिस्टम ऑफ क्या है, रेगुलेशन। ये क्या है, सोशल सिस्टम ऑफ क्या है, रेगुलेशन जो है वह क्या है। तो मोरलिटी और कानून में क्या अंतर होता है या क्या समानता होती है, इसमें अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप ये लिखेंगे कि दोनों व्यक्तियों के आचरण के नियमन की सामाजिक प्रणाली है। दोनों सोशल सिस्टम ऑफ रेगुलेशन है। अगर आपसे पूछा जाए, आपके मन में यह सवाल आए कि हमारे काम को, हमारे व्यवहार को रेगुलेट करता है धर्म भी, तो क्या धर्म और नैतिकता में भी कुछ समानता होती है? बिल्कुल। समानता का बिंदु तो यही है कि दोनों मनुष्य के आचरण को, या नैतिकता, कानून और धर्म, ये तीनों एक ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो तीनों मनुष्य के आचरण को क्या करती हैं, नियमन करती हैं। तो नैतिकता और धर्म में क्या समानता है? तो नैतिकता और धर्म में समानता यह है कि दोनों व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंधों के नियमन करने वाली, या तीनों नैतिकता, धर्म और कानून, ये तीनों व्यक्तियों के संबंधों का नियमन करने वाली सामाजिक क्या है, प्रणालियां हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहां पर कि नैतिकता और कानून में क्या अंतर है। तो नैतिकता और कानून में बहुत से बिंदुओं पर अंतर बताया जा सकता है, लेकिन जहां नैतिकता का संबंध जीवन की भीतरी प्रेरणाओं से भी होता है, कानून हमेशा दिखने वाले बाहरी कार्यों से संबंधित होता है। नैतिकता आंतरिक भी होती है, कानून हमेशा बाह्य होता है। कानून के लागू करने की व्यवस्था भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो मोरलिटी और लॉ में क्या अंतर है? मोरलिटी एक सोशल सिस्टम ऑफ रेगुलेशन है, लॉ भी एक सामाजिक व्यवस्था है, लॉ भी एक क्या है, नियमन की एक सामाजिक क्या है, व्यवस्था है। फिर हम लोग यहां पर इस उत्तर को कैसे लिखेंगे? तो दायरे में अंतर है, स्कोप में अंतर है। नैतिकता का संबंध मानव जीवन की भीतरी प्रेरणाओं से भी होता है, कानून का संबंध हमेशा कानून बाहरी कार्यों से संबंधित होता है। तो ये नैतिकता और कानून का अंतर आपको बताया गया। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि जब हम दोनों को लागू करते हैं तो दोनों को लागू करने में क्या अंतर होता है? नैतिकता को लागू करना और कानून को लागू करना। देखिए, नैतिकता का पालन व्यक्ति की अंतश्चेतना से होता है, सामाजिक दबाव या अपेक्षा से होता है, या ईश्वरीय आधार पर होता है। जब हम मोरलिटी की बात करते हैं तो जैसे क्या है कि मैं किसी से झूठ नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मेरी अंतश्चेतना, मेरी जो अंतः चेतना है या अंतश्चेतना है वह क्या है, झूठ बोलने को क्या है, गवारा नहीं करती है। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि व्यक्ति के जो इनर कॉन्शस होते हैं या व्यक्ति की जो अंतश्चेतना है वह भी कई बार उसे नैतिकता की तरफ ले जाती, इसे इंडिविजुअल मोरलिटी कहते हैं। दूसरा है कि कई बार हम सामाजिक रोष का सामना न करें इसलिए कोई गलत काम नहीं करते हैं, और कई बार हम भगवान में, ईश्वर में आस्था रखते हैं तो धार्मिक किस्म की नैतिकता या रिलीजियस मोरलिटी की वजह से हम चीजों को मानते हैं। तो नैतिकता का पालन या तो व्यक्ति की अंतश्चेतना से होता है, सामाजिक दबाव या अपेक्षा से होता है, या फिर क्या होता है, ईश्वर ही आधार पर क्या है, होता है। लेकिन जो
जो कानून का पालन होता है वह राज्य की दंड की शक्ति पर क्या है, अवस्थित होता है। जो कानून है उस कानून का पालन क्या है, जो राज्य की जो दंड शक्ति है उस दंड शक्ति पर होता है। लॉ जो होता है वह क्या है, अगर आप वायलेट करते हैं तो आपको जुर्माना या दंड लगाया जाता है, और ये राज्य के पास संप्रभुता है, उस संप्रभुता की वजह से होता है। तो ये बेसिक अंतर है लागू करने के संदर्भ में। देखिए कई बार क्या होता है कि दो चीजों के स्वरूप में अंतर होता है, लागू करने में अंतर होता है, इसके साथ ही नैतिकता और कानून के स्कोप में भी और सर्टेनिटी में भी अंतर हो सकता है। तो यहां पर अगर आपसे यह प्रश्न पूछा गया तो इसका उत्तर तो यह होगा कि नैतिकता का पालन अंतःचेतना सामाजिक दबाव या अपेक्षा या ईश्वरीय आधार पर अवस्थित होता है, जबकि कानून का पालन राज्य की दंड शक्ति पर अवस्थित होता है। ये उत्तर आपने दे दिया। फिर अगर आपसे लॉ और मोरालिटी के संदर्भ में एक और प्रश्न पूछा जाए कि नैतिकता और कानून के व्याप्ति में, उसके स्कोप में और उसकी सर्टेनिटी में क्या है, व्याप्ति मतलब क्या है, यहां पर उसके स्कोप की बात हम कर रहे हैं, और निश्चयता मतलब यहां पर क्या है, हम उसके सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं। तो सर्टेनिटी और स्कोप की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या है कि कानून निश्चित होता है, लेकिन नैतिकता संगत व निश्चित हो यह आवश्यक नहीं है। देखिए कानून में कोई भी चीज जो है बिल्कुल प्रिसाइजली डिफाइन की जाती है कि कोई भी चीज ऑफेंस कब मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। नैतिकता में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सामाजिक प्रथा रीति रिवाज से जुड़ी हुई हैं, और नैतिकता सापेक्ष भी होती है। नैतिकता जो होती है वह सापेक्ष होती है क्योंकि अलग अलग समाज में अलग अलग किस्म के सामाजिक मूल्यों को माना जाता है। इसलिए नैतिकता में हम यूनिवर्सल होने की बात नहीं कर सकते। यहां पर इसीलिए कहा गया है कि कानून जो होता है निश्चित होता है, लेकिन जो नैतिकता होती है वो संगत व निश्चित हो ये आवश्यक नहीं है। तो ये लॉ एंड मोरालिटी और लॉ एंड मोरालिटी के बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस के बारे में आपसे बात की गई। फिर इसी तरह से आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई एथिक्स और मोरालिटी में क्या डिफरेंस है। ये बड़ा ही फेमस सवाल है। एथिक्स और मोरालिटी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एथिक्स जो है एक सब्जेक्ट है जिसको पढ़ा जाता है, मोरालिटी कोई विश्वविद्यालय में पढ़ा जाने वाला सब्जेक्ट नहीं है। जैसे धर्म हमारे जीवन का नियमन करता है, जैसे कानून हमारे जीवन का नियमन करता है, वैसे ही नैतिकता भी एक नियमन की सामाजिक व्यवस्था है। समाज में बहुत सारी चीज़ें हम अपने पूर्वजों से, अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, अच्छा बुरा सही गलत। तो नैतिकता जो है उसको अगर हम लोग देखें, उसके काम के आधार पर देखें, तो दैट इज जस्ट अ सोशल सिस्टम ऑफ रेगुलेशन। सोशल सिस्टम ऑफ रेगुलेशन है। तो अब ये बात भी है कि जो नैतिकता है वो नीतिशास्त्र में पढ़ी जाती है। इसका मतलब कि नीतिशास्त्र जो है वह क्या है, नीतिशास्त्र दरअसल क्या है, एक सब्जेक्ट है। यह क्या है, एक सब्जेक्ट है। और मोरालिटी क्या है, मोरालिटी उस सब्जेक्ट का एक मैटर है। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा अंतर है वह अंतर क्या है, दरअसल जो सब्जेक्ट मैटर है, इस सब्जेक्ट मैटर की हम लोग बात करें तो ये सब्जेक्ट मैटर की बात अगर हम लोग करें तो आप ये कह सकते हैं कि जिसको हम नैतिकता कहते हैं यह क्या है, यह सोशल सिस्टम ऑफ रेगुलेशन है। इसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं कि यह आचरण की सामाजिक क्या है, प्रणाली है। आचरण की जो सामाजिक जो प्रणाली है, इस सामाजिक प्रणाली को क्या कहते हैं हम, सोशल सिस्टम ऑफ रेगुलेशन को क्या कहते हैं, यहाँ पर एक नैतिकता के रूप में हम लोग देखते हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये कोई सोशल सिस्टम नहीं है। आप मेरी बात को बहुत गौर से समझिए, इस पर बहुत कंफ्यूजन होता है। और वो कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि बेसिक जो नेचर है वो नेचर लोग पहचान नहीं पाते।
जो दूध है और दूध से बनी हुई जो एक मिठाई है, खोआ है, छेना है, दरअसल इसी प्रकार का डिफरेंस जो है नीतिशास्त्र और नैतिकता में है। मिठाई की बात आप जब करेंगे तो वो दूध के किसी प्रोडक्ट से ही बना होगा, वो या तो खोए का होगा या छेना का होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो दूध है। तो यहां पर नीतिशास्त्र जो है वह एक सब्जेक्ट है, लेकिन जो मोरलिटी है वो एक सब्जेक्ट मैटर है। मोरलिटी जो है वो एक सोशल सिस्टम है और नीतिशास्त्र सोशल सिस्टम नहीं है, वह क्या है, एक सब्जेक्ट है जिसमें हम सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। कौन से सिद्धांत? मनुष्य के चरित्र और आचरण का मूल्यांकन करने वाले सिद्धांत। चरित्र क्या होता है? गुणों से बनता है। आचरण क्या होता है? मनुष्य के कार्यों से बनता है। तो मनुष्य के गुणों और कार्यों का मूल्यांकन करने वाले सिद्धांतों का अध्ययन जिसमें किया जाए, सिद्धांत जिसमें प्रतिपादित किए जाएं, उसे नीतिशास्त्र कहते हैं। तो नीतिशास्त्र और नैतिकता में क्या है, भेद है। यहां पर इस बात को क्या है कि नीतिशास्त्र मनुष्य के चरित्र और आचरण का नियमन करने वाले सिद्धांतों का अध्ययन करने वाला एक विषय है, जबकि नैतिकता नीतिशास्त्र की क्या है, एक विषय वस्तु है। तो यहां पर समझने वाली बात, जैसे क्या हम ये कह सकते हैं कि जहां नीतिशास्त्र नैतिकता को अपने भीतर शामिल करता है, लेकिन नैतिकता में नीतिशास्त्र शामिल नहीं होगा। नीतिशास्त्र एक बड़ा अम्ब्रेला है, उसमें नैतिकता क्या है, शामिल है। और भी बहुत से अंतर हैं, जब 50 और 100 शब्द के बारे में डिस्कस किया जाएगा वहां पर आपको बताया जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और वह क्वेश्चन ये है कि नीतिशास्त्र की प्रमुख शाखाएं बताइए। तो जब नीतिशास्त्र की प्रमुख शाखाओं की बात आती है तो यहां पर क्या हम कर सकते हैं कि एक होता है मानकीय नीतिशास्त्र, एक मानकीय नीतिशास्त्र होता है। इसके साथ ही एक क्या होता है, व्यवहारिक नीतिशास्त्र होता है। व्यवहारिक नीतिशास्त्र या अनुप्रयोगात्मक नीतिशास्त्र होता है। नॉर्मेटिव जो एथिक्स है, यह क्या है, नॉर्मेटिव जो एथिक्स है, उस एथिक्स के संदर्भ में क्या है, ये बात क्या है होती है। इसके साथ ही क्या है, एक अप्लाइड जो एथिक्स है, अप्लाइड जो एथिक्स है, उस अप्लाइड एथिक्स की क्या है, बात होती है। और इसके साथ ही क्या है, मानकीय नीतिशास्त्र, व्यवहारिक नीतिशास्त्र। इसके अलावा एक अधिनीतिशास्त्र होता है। अधिनीतिशास्त्र में नैतिक शब्दों, अधिनीतिशास्त्र में नैतिक शब्दों, नैतिक शब्दों का अर्थ, नैतिक कथनों का स्वरूप और नैतिक तर्कों के बारे में क्या है, पढ़ते हैं। जो अधिनीतिशास्त्र होता है, जो मेटा एथिक्स होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटा एथिक्स। इसको मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, जो एथिक्स के बियॉन्ड, एथिकल प्रिंसिपल्स के बियॉन्ड जाकर अध्ययन करें। तो यहां पर क्या है कि हम नैतिक शब्दों का अध्ययन करते हैं, यहां नैतिक कथनों का हम अध्ययन करते हैं, नैतिक कथनों के स्वरूप का अध्ययन करते हैं, नैतिक शब्दों के अर्थ का अध्ययन करते हैं, और नैतिक तर्क दिए जा सकते हैं, नहीं दिए जा सकते हैं, इसका अध्ययन क्या है, करते हैं। तो मानकीय नीतिशास्त्र, व्यवहारिक नीतिशास्त्र और अधिनीतिशास्त्र, ये 3 प्रकार की नीतिशास्त्र की शाखाएं हैं। मानकीय नीतिशास्त्र में जैसे गांधी और गीता का नीतिशास्त्र भारतीय नीतिशास्त्र में मानकीय नीतिशास्त्र का उदाहरण है, और प्लेटो का नीतिशास्त्र उपयोगितावाद, बेंथम का जेएस मिल का, यह क्या है, मानकीय नीतिशास्त्र का उदाहरण है। तो उपयोगितावाद हुआ, प्लेटो का जो आत्मपूर्णतावाद हुआ, इसमें क्या है, इसमें नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। इसमें जो नैतिक सिद्धांत हैं उन नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। और जब आप किसी मुद्दे पर क्या नैतिक दृष्टिकोण रखा जाना चाहिए, जब आप इसका अध्ययन करते हैं तो इसे व्यवहारिक नीतिशास्त्र क्या है, कहते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि किसी भी वैक्सीन के विकास के लिए क्लिनिकल ट्रायल जानवरों पर, इंसानों पर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ये अप्लाइड एथिक्स का मुद्दा है। इसी तरह से प्रशासकीय नीतिशास्त्र,
जैव नीति शास्त्र, पर्यावरणीय नीति शास्त्र, अंतरराष्ट्रीय नीति शास्त्र, इसी अंतरराष्ट्रीय नीति शास्त्र, इसके अलावा स्पोर्ट्स एथिक्स, ये जितने भी एथिक्स के ये नाम मैंने लिए हैं ये सब व्यवहारिक नीति शास्त्र हैं। तो नीति शास्त्र की 3 प्रमुख शाखाओं का नाम याद रखना है, और मानकीय नीति शास्त्र, व्यवहारिक नीति शास्त्र या अनुप्रयोगात्मक नीति शास्त्र और अधिनीति शास्त्र, इसकी 3 प्रमुख शाखाएं हैं। मानकीय नीति शास्त्र में नीति शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, पुराना नीति शास्त्र यही है। व्यवहारिक नीति शास्त्र अपेक्षाकृत नया है। प्रशासकीय नीति शास्त्र, जैव नीति शास्त्र, पर्यावरणीय नीति शास्त्र, स्पोर्ट्स एथिक्स, इंटरनेशनल एथिक्स, ये सब जितने भी, मैं मीडिया एथिक्स, ये सब जितने भी, साइबर एथिक्स, ये सब जितने नाम हैं ये किसी विषय से या किसी घटना, किसी मुद्दे से जुड़े हुए विषय पर हमें क्या नैतिक दृष्टिकोण लेना चाहिए इससे जुड़ा हुआ है। और इसके साथ ही क्या है, अधिनीति शास्त्र होता है। अधिनीति शास्त्र में नैतिक शब्दों के अर्थ, नैतिक कथनों का स्वरूप और नैतिक तर्कों की संभावना, इन तीनों के बारे में क्या अध्ययन होता है। 1903 में मूर की प्रिंसिपिया एथिका से जो अधिनीति शास्त्र है, जी मूर एक बहुत बड़े नीति शास्त्री या विचारक का नाम है और इनकी किताब है प्रिंसिपिया एथिका से इसकी शुरुआत, किसकी शुरुआत, अधिनीति शास्त्र की जो शुरुआत है, यह शुरुआत क्या है मानी जाती है। मानकीय नीति शास्त्र जो है, जमाना इसका बहुत पुराना रहा है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, बौद्ध, जैन, गीता, गांधी, सब ये सब मानकीय नीति शास्त्र के उदाहरण है। तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। प्रशासकीय नीति शास्त्र से आप क्या समझते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव जो एथिक्स है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स से आप क्या समझते हैं? तो अमेरिकी ऑथर निकोलस हेनरी की एक किताब आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर, उसमें उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक एथिक पर एक चैप्टर लिखा और उसमें उन्होंने लिखा कि ब्यूरोक्रेटिक जो एथिक्स होती है उसका सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वह क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट का। पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में इसमें क्या है, अध्ययन किया जाता है। जैसे पब्लिक इंटरेस्ट का जो निर्धारण है वह किस सिद्धांत से किया जाए। एथिकल ह्यूमनिज्म एक सिद्धांत है, नैतिक मानववाद के आधार पर हम जनहित का निर्धारण करें। सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जनहित का निर्धारण नैतिक मानववाद के सिद्धांत के आधार पर करें, या जनहित का जो निर्धारण है वह उपयोगितावाद के आधार पर करें। जनहित का जो निर्धारण है वह अंतःप्रज्ञावाद के आधार पर करें, या पब्लिक इंटरेस्ट का जो निर्धारण है वह पब्लिक इंटरेस्ट का निर्धारण जो है वह आत्मपूर्णतावाद के आधार पर करें, या फिर रॉल्स के सिद्धांत के आधार पर करें। तो उन्होंने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है उसका मूलभूत प्रश्न क्या है, जनहित का निर्धारण करना, कि प्रशासकीय अधिकारी को पब्लिक इंटरेस्ट जो है उसको कैसे निर्धारित करना चाहिए। लेकिन इतनी भारी भरकम बात तो आप लिख नहीं पाएंगे वहां पर, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे प्रशासकीय नीति शास्त्र व्यवहारिक नीति शास्त्र की एक शाखा है। इसमें शासन, प्रशासन, जनहित, सार्वजनिक संबंधों को नियमित करने वाले सिद्धांतों अथवा आदर्शों का अध्ययन किया जाता है। सिद्धांतों अथवा आदर्शों का अध्ययन क्या है, किया जाता है। इस तरह से आप लिखेंगे कि प्रशासकीय नीति शास्त्र व्यवहारिक नीति शास्त्र की, मानकीय नीति शास्त्र की नहीं, अधिनीति शास्त्र की नहीं, अप्लाइड एथिक्स की, प्रैक्टिकल एथिक्स की एक शाखा है। इसमें शासन, प्रशासन, जनहित, सार्वजनिक संबंधों को नियमित करने वाले जो सिद्धांत अथवा आदर्श हैं उन आदर्शों का क्या है, अध्ययन क्या है, किया जाता है। फिर इसके साथ ही अगर आपसे पूछा जाता है कि मोरलिटी कितने प्रकार की होती है, तो मोरलिटी में कई बार आप देखेंगे कि हम समाज की जो प्रथाएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, उसको क्या है, उससे हम संचालित होते हैं। तो इसको कहते हैं प्रथागत नैतिकता।
और कई बार हम समाज में जो अलौकिक चीजें होती हैं, जो अलौकिकता होती है, उसके आधार पर चीजें होती हैं, तो यह क्या है? प्रथागत नैतिकता है, कस्टमरी जो मोरलिटी है, यह कस्टमरी मोरलिटी जो है वह है। फिर इसके साथ ही धार्मिक नैतिकता, रिलीजियस मोरलिटी जो है वह होती है, और व्यक्तिगत नैतिकता क्या है? होती है। और भी वर्गीकरण के आधार हैं, लेकिन एक मोटी बात है कि कुछ चीजें हम समाज के प्रथाओं, रीति रिवाजों से अच्छा बुरा सही गलत के बारे में तय करते हैं। जैसे हिंदू धर्म के संदर्भ, या इसी तरह से जैसे हम ये कहें कि कुछ प्रथागत नैतिकता है जो अलग अलग समुदायों में रही है। जापानी समुदाय जो है वह विनम्रता के गुण को बहुत महत्व देता है, तो विनम्रता के संदर्भ में क्या है? ये है। ईसाईयत में करुणा को बहुत क्या है? महत्व दिया गया। तो एक प्रथागत नैतिकता होती है, एक धार्मिक नैतिकता होती है, और एक व्यक्तिगत नैतिकता क्या होती है। तो नैतिकता के 3 प्रमुख प्रकार हैं। फिर एक और बात है कि आजकल जो मोरलिटी है उसको कितने अर्थों में प्रयोग किया जाता है। मोरलिटी शब्द जो है ये कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर मोरलिटी को 5 अर्थों में हम प्रयोग करते हैं। एक तो हम ये कहते हैं कि सोशल सिस्टम ऑफ रेगुलेशन है, यह नैतिकता जो है वो नियमन की सामाजिक प्रणाली है। दूसरा, हम कई बार ये कहते हैं कि आचरण संहिता है, यह क्या है? एक प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट है। तीसरा, कई बार हम कहते हैं कि ये लाइफ का एक इंस्टीट्यूशन है, यह जीवन की एक संस्था है जो हमारे आचरण को क्या करती है? नियमित करती है। चौथा, नीतिशास्त्र की विषय वस्तु है। पांचवा, कई बार हम कहते हैं कि इस व्यक्ति ये मोरल क्वालिटी है, और ये क्या है? नॉन मोरल है, इमोरल है। तो यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि नैतिकता को 5 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। एक है नियमन की सामाजिक प्रणाली, नियमन की जो है सामाजिक प्रणाली, इसको कहते हैं इंग्लिश में सोशल सिस्टम ऑफ रेगुलेशन। और फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि मनुष्य के आचरण को कानून भी नियमित करता है, धर्म भी नियमित करता है, और नैतिकता भी नियमित करती है। तो एक समाज के भीतर कई तरह की संस्थाएं होती हैं। नैतिकता मनुष्य के आचरण का नियमन करने वाली एक सामाजिक प्रणाली है। कई बार हम कहते हैं कि अरे मोरलिटी इतनी गिर गई है लोगों की कि लोग ट्रेन में क्या करते हैं? बल्ब चुरा लेते हैं। तो कई बार हम मोरलिटी को कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट के रूप अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। कई बार हम ये कहते हैं कि ये केवल सोसाइटी की ही नहीं बल्कि वह लाइफ का क्या है? इंस्टीट्यूशन है, जीवन की एक संस्था है। जैसे बटलर नाम के एक विद्वान ने कहा था कि मोरल इंस्टीट्यूशन ऑफ द लाइफ इज मोरलिटी। तो कई बार हम इसे इंस्टीट्यूशन के रूप में, सिस्टम के रूप में नहीं बल्कि हम इंस्टीट्यूशन के रूप में लेते हैं। और कई बार हम मोरलिटी को एथिक्स के एक सब्जेक्ट मैटर के रूप में लेते हैं। और कई बार हम कहते हैं कि गुण 3 प्रकार के होते हैं, मोरल, इमोरल और नॉन मोरल। तो यहां पर जब हम कहते हैं कि गुण 3 प्रकार के होते हैं, मोरल, इमोरल और नॉन मोरल, जैसे किसी ने सच बोला मोरल, किसी ने झूठ बोला इमोरल, और किसी की लंबाई जो है वह क्या है? 6 फीट है, यह क्या होगा? नॉन मोरल होगा। तो गुण के अर्थ में भी क्या हम प्रयोग करते हैं। तो नैतिकता को 5 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। फिर इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि नीतिशास्त्र में शास्त्र से क्या अर्थ है। तो शास्त्र का अर्थ होता है शिष्यते अनेन इति शास्त्र, जिसके द्वारा शिष्य को ज्ञान प्राप्त हो और वह भीतर तक देख सके, उसे शास्त्र कहते हैं। इसलिए शास्त्र का अर्थ होता है ज्ञान या विद्या, जिसके द्वारा मतलब ज्ञान या विद्या के द्वारा। इसलिए शास्त्र वह ग्रंथ है, ज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम साधारण ज्ञान से अधिक गहरा, निश्चित
और सर्वव्यापी ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये वह शास्त्र, नीति शास्त्र में हिंदी में जो नीति शब्द है, अब यहां पर आप देखिए कि इसकी परिभाषा हम ऐसे कर सकते हैं कि शास्त्र शब्द का अर्थ है शिष्यते अनेन इति शास्त्र, इसका अर्थ है ज्ञान या विद्या। शास्त्र ज्ञान की शाखा है जिसमें साधारण ज्ञान से ज्यादा गहरा, निश्चित और सर्वव्यापी ज्ञान हमें क्या है मिलता है। नीति शब्द का क्या अर्थ है? तो नीति शब्द जो है वो निक्तिन से बना है। जैसे यहां पर नी और इसके साथ ही कितिन, यहां पर इन दोनों का मतलब क्या होता है? निक्तिन का मतलब होता है ले जाना। क्या ले जाना? कहां ले जाना? तो यहां पर क्या है? आचरण को कर्तव्य के मार्ग पर ले जाना नीति है। अगर टू मार्कर पूछा जाता है तो बहुत डिफिकल्ट सवाल होगा कि नीति शब्द का अर्थ क्या होता है। आचरण को जब आप कर्तव्य के मार्ग पर ले जाएं तो उसे क्या कहते हैं? नीति कहते हैं। नीति और न्याय के बीच में अमर्त्य सेन ने डिफरेंस किया है। दरअसल नीति जो होती है वो नियमों का समूह होती है, वह क्या है? नियम को कहते हैं। और न्याय जो होता है वह आचरण की, वह क्या है? लागू करने की एक व्यवस्था है। तो नीति शब्द जो है वह निक्तिन से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ले जाना। आचरण का कर्तव्य के मार्ग पर ले जाना क्या है? नीति है। तो ये है गागर में सागर वाले शब्द प्रश्न, और ऐसे प्रश्नों से आपका फोकस एक बनता है कि आपको ऐसे प्रश्नों की तैयारी, ऐसे प्रश्नों के उत्तरों को ध्यान में रखने से आपका फोकस बनेगा कि ऐसे प्रश्नों की तैयारी करनी है और एक कॉपी बनाना है, उस कॉपी में प्रश्नों को लिखते जाना है। क्योंकि ऐसे प्रश्नों में एक बार थॉटफुल होकर दिमाग में, अपने मस्तिष्क में चीज़ें रखनी पड़ेंगी, तभी आप वहाँ पर टू दी पॉइंट आंसर लिख सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।